मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं, हम जिस व्यक्तित्व का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के इस पुजारी पर आज सभी को नाज है। बेस्ट पॉलिटिशियन का पहना आपने ताज है। सच कहता हूं, आपका निराला ही अंदाज है और गर्व करता है आप पर पूरा मानव समाज है। सादर आमंत्रित हैं इस देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय कपिल सिब्बल जी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी, धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल मुठा जी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र दर्दा जी, यहां उपस्थित भारतीय जैन संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, सहयोगी भाइयों, बहनों और माताओं, और मेरे मीडिया के भाई और बहनें, मुथा जी ने कहा कि जब उन्होंने मुझे यहां आने के लिए कहा तो बोले कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आऊंगा। अब राजनीति से जुड़े लोग वे वैसे ही विश्वास उठ गया। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर आपका विश्वास संसद से ही उठ गया है तो कैसे, तो सही आप कह रहे थे कि शायद मैं नहीं आऊं। असलियत तो यह है कि एक दूसरे से भी विश्वास उठ गया है। सही तो यह है कि पति और पत्नी के बीच भी विश्वास उठ गया है। सही तो यह है कि अध्यापक और बच्चे के बीच भी विश्वास उठ गया है। सही तो यह है कि ऑपोजिशन और सरकार के बीच भी विश्वास उठ गया है। समाज से विश्वास उठ गया है। और आज जरूरत है समाज में विश्वास दोबारा लाने की, और वो काम शांतिलाल जी अब कर रहे हैं। धर्माधिकारी जी ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि एक मियां बीवी परिवार नहीं होते, संसार होते हैं। दुख की बात यह है कि इस देश में जहां गांधी जी ने हमें सिखाया था कि विश्वास कैसे बनाना है, वार्तालाप कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए, उन आदर्शों को हम भूल गए हैं। मुझे याद है, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता भी था, धर्माधिकारी जी, इतिहास पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मेरी शुरुआत कोई ना तो पॉलिटिक्स से हुई, ना वकील के नाते हुई। मेरी शुरुआत एक टीचर के नाते हुई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाता था और इतिहास से थोड़ा बहुत सीखा भी हूं। और जो मुझे बड़ी अच्छी बात यह लगती थी कि जो भी हमारे नेता रहे, चाहे गांधी जी हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, जब उन्होंने स्वतंत्रता का अभियान आगे बढ़ाया तो वो जनता से बात करते थे। हर एक के हाथ में कलम होती थी
हर एक का एक न्यूज़पेपर होता था और उस अखबार के द्वारा वो जनता से बात कर, ताकि उनकी भावनाएं हैं वो जनता तक पहुंच पाएं और जनता की भावनाएं उन तक पहुंच पाएं। वो बातचीत खत्म हो गई हिंदुस्तान में। ना नेता जनता से बात करता है, ना जनता नेता से बात करती है। और जब वो डायलॉग खत्म हो जाएगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो डायलॉग केवल नेता और जनता के बीच का डायलॉग ही नहीं है, वो डायलॉग हर समाज के वर्ग के बीच का डायलॉग है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, वो डायलॉग खत्म हो गया। समाज के बीच भिन्न भिन्न वर्गों का डायलॉग खत्म हो गया। जब तक वो डायलॉग हम दोबारा पैदा नहीं करेंगे और एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता नहीं करेंगे, समझने की क्षमता नहीं करेंगे, तो समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और आज के दिन अगर हम याद करें गांधी जी को, उनके सत्याग्रह के अभियान को, मूल उनका क्या था कि मैं अपने शत्रु से नफरत नहीं करता, उसकी इंसानियत को जगाना चाहता हूं और अपनी पीड़ा के द्वारा उसकी इंसानियत को जगाऊंगा। यह सत्याग्रह का मतलब था कि अपने विरोधी के साथ नफरत नहीं करो और संघर्ष करो कि उसके ख्यालात बदलें। शायद वो गलत रास्ते पे है और उसके ख्यालात बदलने के लिए जब संघर्ष करोगे तो सत्याग्रह आपका अल्टीमेट वेपन है। सत्याग्रह के द्वारा शायद उसके मन में वो बदलाव पैदा हो जाए और अपने विचार बदल दे। वो सत्याग्रह का मतलब बदल गया। आज विरोधी को गालियां दी जाती हैं कि तुम चोर हो, और कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। आप संसद की स्थिति देख लो, हम तो रोज वहां जाते हैं और आप टेलीविजन द्वारा उसको देखते हैं। कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं। संसद को स्थगित करना, कार्रवाई बंद करना, बातचीत न करना, ये राजनीति का एक वेपन है। हम संसद को चलने नहीं देंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। हम चर्चा नहीं होने देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानोगे। यही गांधी का देश आज इस स्तर तक गिर चुका है और उस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हिंदुस्तान कभी विश्व के देशों में अव्वल नंबर पे नहीं आ पाएगा। तो आज हमें सोचना है और सोचना पड़ेगा कि जो आदर्श गांधी जी ने हमें सिखाए थे वही हमें समाज के बीच लाने पड़ेंगे और उसी लिए हम शांतिलाल जी आपके साथ संघर्ष करेंगे। एक और बड़ी बात जो मैं आज आपके सामने, वो भी गांधी जी से जुड़ी हुई, उनके ख्यालातों से जुड़ी हुई, आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, बीए की डिग्री ले लेंगे, कोई बीएससी इंजीनियरिंग करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और शिक्षित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा की जो डेफिनेशन है वही गलत है।
बंदा डिग्री तो ले सकता है, बच्चा डिग्री तो ले सकता है, लेकिन शिक्षित है या नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एजुकेशन का मतलब क्या है, ये आज तक हम नहीं पहचान पाए। ये केवल मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। आज के दिन एजुकेशन का क्या मतलब है कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, आईआईटी में चले जाओ, फिर विदेश चले जाओ, सिलिकॉन वैली चले जाओ, मल्टीनेशनल में नौकरी कर लो, लाखों डॉलर कमाओ, बड़े बड़े मकान बनाओ, बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भेजो, तो वो शिक्षा हो गई। ये लोग भूल गए, और बात आपके सामने अंग्रेजी में कहूंगा, नेकेड वी केम इनटू दिस वर्ल्ड एंड नेकेड वी मस्ट गो। ये बात भूल गए लोग। बिना वस्त्र के आते हैं और बिना वस्त्र के जाएंगे। और ये जो लोभ है जिसका कोई अंत नहीं, ये समाज को बर्बाद कर देगा। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के 3 अर्थ हैं। He called them 3 H's. Heart, the head, and hands. और जो बच्चा केवल दिमाग से काम लेगा और दिल से नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है। जो बच्चा दिल से काम लेगा, दिमाग से नहीं, वो भी एजुकेटेड नहीं है। और जो बच्चा दिमाग से काम भी लेगा और दिल से काम भी लेगा, लेकिन हाथों का प्रयोग करेगा, तो वो भी एजुकेटेड नहीं है। वो रास्ता हम भूल गए। धर्माधिकारी जी, आपने जो कहा ना कि मैं क्लास की 4 दीवारी के बाहर मुझे शिक्षा मिली, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी शिक्षा क्लास के 4 दीवारी के बाहर ही होती है। चार दीवारी बच्चे की जो उड़ान है वो रोक लेती है। बच्चे के मन की तो कोई सीमा नहीं होती। हमारे मन में तो कोई 4 दीवार है नहीं, तो शिक्षा में फिर क्यों 4 दीवार? बच्चों की उड़ान उनको मिलनी चाहिए। जो उनकी सोच है उसके साथ बच्चे को आगे जाना चाहिए। लेकिन हम उसकी सोच को सीमित करने की कोशिश करते हैं उस 4 दीवारी से, और उसके बाद उस टेक्स्ट बुक से कि बेटा ये तेरा सबक है, कल आके बताना कितना सीखा तूने। ये एजुकेशन इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। Winston Churchill once said, he said that in school you learn lessons and you are tested. And in life you are tested and learn lessons. तो वो जो एक्सपीरियंस से द्वारा आता है उसको कोई टेक्स्ट बुक के द्वारा आप नहीं सीख सकते। समाज की मुश्किलें क्या हैं, हमारे गांव में, हमारे देहात में लोग कैसे अपनी जिंदगी रोज के रोज बिताते हैं, उसका कैसे समाधान हो। लाखों लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं है, वो कैसे पानी पहुंचाया जाए उन तक। स्वास्थ्य पीड़ित लाखों लोग हैं जहां अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, उनको दवाइयां कैसे पहुंचाई जाएं। ये सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा को इनसे जोड़ना पड़ेगा। जब तक शिक्षा के आधार पे
समाज में बदलाव नहीं लाओगे, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। और इसी सोच के साथ, मुटा साहब आप 25 साल की बात करते हैं, इसी सोच के साथ हम शिक्षा भी 25 साल के आगे की बात करते हैं कि आगे 25 साल पे हमें क्या करना है, देश को क्या करना है। और मैं समझता हूं उसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, ये देश के भविष्य की बात है। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारी सोच है कि एक नया रास्ता अपनाया चाहिए जाइए, जहां टेक्स्ट बुक से अलग होकर, टेक्स्ट बुक से शुरुआत हो, टेक्स्ट बुक के द्वारा बच्चे को प्रश्न पूछने चाहिए और एक नई सोच के साथ शिक्षा को हम अपनाएं। ये हमारी सोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा एग्जाम सेंट्रिक नहीं हो, हर दूसरे दिन इम्तिहान देना। किस चीज का इम्तिहान? हर बच्चा अपने आप में एक जीनियस होता है, उसके अंदर एक जीनियस है जो कभी उभरता नहीं। अब उसको उभरने नहीं देते क्योंकि हम इम्तिहान के आधार पर उसको टेस्ट करते हैं। अब कोई ऐसे बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन स्कूल कहता है कि भैया या तो आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। कोई बच्चा म्यूजिक करना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, उसको बोलते हैं कि तुझे तो कुछ व्यापार नहीं करेगा, कलाकार बनेगा तो कमाएगा क्या। कोई बच्चा लिटरेचर से उसका शौक है तो बोले लिटरेचर के द्वारा तुझे नौकरी क्या मिलेगी। तो शिक्षा को हमने व्यापार के साथ जोड़ दिया। इसको हमें तोड़ना है, इस सोच को भी तोड़ना है। हर बच्चे का इतना मानव अधिकार है कि जो वो चाहे करे, और सरकार का यह कर्तव्य है कि जो हर बच्चा चाहता है उसके लिए एक वातावरण पैदा करे कि वो अपने सपनों को साकार करे। यह शिक्षा का असली अर्थ है। अब हमारे स्कूलों में क्या होता है, बेटा या तो साइंस स्ट्रीम ले लो या तो आर्ट स्ट्रीम ले लो और या कॉमर्स स्ट्रीम ले लो। भैया आपके मन में कोई स्ट्रीम है? दिमाग में तो कोई ऐसी स्ट्रीम है नहीं। लियोनार्डो दा विंची सबसे बड़े आर्टिस्ट भी थे और सबसे कमाल के मैथमेटिशियन भी थे। आप लियोनार्डो दा विंची की रोम में जाके तस्वीरें देखें जो उनको बनाई हुई, सब मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनी हुई थी। यही बेथोवन की बात थी। और विंस्टन चर्चिल तो हमेशा स्कूल में फेल रहते रहे, कभी पास ही नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि कोई डिसिप्लिन, जब दुनिया में किसी बच्चे को भेजा जाता है किसी डिसिप्लिन के साथ नहीं भेजा जाता, लेकिन हमने उसके रास्ते में बाधा डाल दिया। वो रास्ते हमें खोलने हैं। उसकी उड़ान को जिस तरह बच्चा सोचता है, जिस तरह वो उड़ान करना चाहता है, हम चाहते हैं कि उसी तरह उड़ान हो। और सबसे जो मूल बात है वो वैल्यू एजुकेशन की है कि हम संसार में आए क्यों, हम क्यों यहां हैं, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए। और अगर बच्चे इन सवालात के बारे में सोचेंगे और क्लासेस में सोचेंगे तो निश्चित रूप से वो ये पाएंगे कि हम यहां अकेले नहीं हैं, एक परिवार में बैठे हुए हैं। हमारा केवल मां बाप ही परिवार नहीं है, हमारे पड़ोसी भी हमारे परिवार के हैं,
सभी समाज के लोग हमारे परिवार के हैं और हम विश्व में भी एक परिवार हैं। और जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जो हमारा ये रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता चंद मिनट में खत्म हो जाता है। अब हमारे लिए भी शाम आ गई है और थोड़ी देर में अंधेरा भी आएगा और फिर हमें सोचना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे हम चले और जो बीत गया रास्ता है, हमने क्या किया? अपने लिए किया कि पड़ोसी के लिए किया? और अगर जवाब अपने आप को यह मिलेगा कि हां, कुछ पड़ोसी के करके लिए जा रहा हूं, तो शायद थोड़ा सुकून मिलेगा अंधेरे आने से पहले। वो सवाल हमें क्लासरूम में उजागर करना चाहिए ताकि बच्चे उन बारे में सोचते रहें कि उनका रास्ता क्या है। दर्जा जी ने पशु की बात की और पशु व इंसान में अंतर क्या है। मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव है और मैं कई बार सोचता हूं कि हम हैं क्या। जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री था तो मैंने सोचा कि मैं एंटार्क्टिका जरूर जाऊंगा, क्योंकि कोई वहां आज तक गया नहीं था, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं गया था। तो मैंने तैयार अपने आप को किया और एक डेलीगेशन लेकर मैं एंटार्क्टिका गया। अब वहां हवाई जहाज तो ऐसे कोई जाता नहीं, कोई एयरपोर्ट तो है नहीं एंटार्क्टिका। तो एक रशियन इल्यूशन प्लेन में हम एंटार्क्टिका गए और वो प्लेन आइस पे लैंड करता है, फिसल भी सकता है, फिसल जाए तो वापस आना मुश्किल। खैर, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमें बचा लिया और हम वहां लैंड कर गए। लेकिन जो दृश्य देखा, तब समझ आया कि हम हैं क्या। इस विशाल नेचर, प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं है। हम वो संघर्ष में हैं जो हम कभी जीत नहीं सकते। और प्रकृति हमें कुछ नहीं समझती, लेकिन इंसान हमेशा चाहता है कि प्रकृति को अपने काबू में लाए। मैं समझता हूं कि अगर ये लड़ाई लड़ना है तो इंसान की कभी जीत नहीं हो सकती। प्रकृति विशाल है, हम कुछ भी नहीं। ये बात महावीर ने समझी थी। ये भगवान महावीर ने ये बात समझी थी कि प्रकृति को अपने साथ लेकर चलो, प्रकृति के साथ भी हिंसा नहीं करो। ये बहुत बड़ी बात है। अहिंसा का असली मतलब क्या है? अहिंसा का असली मतलब है कि जिस प्रकृति के में हम पैदा हुए हैं, हम उसका हिस्सा हैं। हम उसके बिना नहीं जी सकते, वो हमारे बिना नहीं जी सकते। इसलिए प्रकृति के साथ हमें वो व्यवहार करना चाहिए जो हमें एक दूसरे से करना है। प्यार का व्यवहार, किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। और जो 21वीं सदी में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो इसलिए पैदा हुई हैं कि प्रकृति के प्रति हमने वार किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार कभी नहीं किया। एक छोटी सी बात है, आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात आती है। उसकी वजह क्या है? कोयला बनता कैसे है? आपको 10-12 साल का बच्चा बता देगा कि कोयला कैसे बनता है। लाखों साल लग जाते हैं कोयले की एक सीम को बनने में।
मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 19वीं सदी में, तो 300 साल में हमने वो कोयला खत्म कर दिया जो प्रकृति ने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाए बनाने को। तो नेचुरली प्रकृति ने हमारे ऊपर वार करना था, और वो वार आज हो चुका है। वही चीज जो जिंदगी के लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिना कार्बन डाइऑक्साइड से हम जीवित नहीं रह सकते, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए मौत का खतरा है। लेकिन ये क्लासेस में कौन समझाता है? ये स्कूलों में कौन समझाता है? ये आदर्श बच्चों को कैसे समझाए जाते हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा मकसद इस जिंदगी में क्या है, ये मूल बात बच्चों को समझनी चाहिए, जो आज एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल शामिल नहीं है। तो मैं कह रहा था, दर्जा दी आपने कहा मनुष्य और पशु की बात। अगर आप कहीं अफ्रीका में चले जाओ, किसी गेम सैंक्चुरी में चले जाओ, तो आप देखोगे एक विचित्र चीज कि शेर भी कभी वार नहीं करता तब तक उसको भूख नहीं लगती। वो भी हिरण को कहता है कि भैया मुझे आज भूख नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। बिना भूख के तो वो भी वार नहीं करता। तो हम कैसे इंसान हैं कि हम बिना भूख के वार करते हैं एक दूसरे पे? उसकी क्या जरूरत है? तो मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रकृति में जो पशु हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। हम तो इंसान पे, आज आपने बात की कि पुणे में क्या हुआ, हम रोज कोई ना कोई ऐसी बात सुनते हैं। हिंदुस्तान में हर जगह पे ऐसी बात होती है। हमारे वृद्ध लोग देखो, वृद्ध लोगों को हमारे परिवार के लोग अब घर में नहीं रहने देते। खर्चा होता है, कहते हैं खर्चा होता है। तो समाज कहां जा रहा है? और जब तक आप क्लासरूम में ये बातें बच्चों के सामने नहीं लाओगे कि आपके फर्ज क्या हैं, आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, तब तक वो सुधार नहीं आएगा। और शुरुआत क्लासरूम से होनी चाहिए। भूकंप तो आते हैं, प्रकृति के द्वारा भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भूकंप अनैतिकता का है। इससे बड़ा भूकंप है कोई? उसका क्या होगा? मुता जी, आप भूकंप आएगा, भुज में आएगा, मुझे मालूम है, आपने इतने बड़े काम किए। सुनामी आई तो आपने बड़े काम किए, अंडमान निकोबार में काम किए, गरीब बच्चों हैं उनके लिए काम किए। जो अनैतिकता का भूकंप है उसके लिए क्या होगा, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। और उसकी वजह है कंज्यूमरिज्म। मेरे पास भी आईपैड होना चाहिए, मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी डिजिटल टेलीविजन होना चाहिए, मेरे पास भी मोबाइल फोन होना चाहिए। अगर मेरे पड़ोसी के पास है तो उसके बच्चे के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक बहुत भारी साधन है। टेक्नोलॉजी के द्वारा बिजली भी पैदा हो सकती है और हिरोशिमा में बम भी गिर सकता। उस साधन को कैसे अपनाया जाए, यह क्लासरूम में लोगों को सिखाना होगा।
और जहां तक नैतिकता का सवाल है, ये हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो विज्ञान हो, सबका नैतिकता से एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, इसके बारे में अध्यापकों को सोचना होगा और कैसे बच्चों को पढ़ाएं। तो ये ढांचा जो बना दिया हमने पिछले 60-65 वर्षों में, उस ढांचे को बदलने की जरूरत है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस देश में, वो नहीं चाहेंगे कि ढांचा बदले, और उसके लिए संघर्ष की जरूरत है। उसकी शुरुआत शांतिलाल जी आपने कर दी, लेकिन हमें इस देश में कम से कम 100 शांतिलाल चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो, अब आपने वैसे बात सही कही, विश्वास की बात आपने सही कही। अब यह तय होना चाहिए कि अगर कोई बदलाव लाएगा तो समाज के द्वारा होगा, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार तो एक साधन है, जैसे टेक्नोलॉजी है, एक साधन है जो ऐसा वातावरण पैदा कर सकता है कि बदलाव हो सके। लेकिन बदलाव तो बुनियादी तौर से होगा ना, वो तो नीचे से होगा। अब जब तक नींव पक्की नहीं होगी तो ऊपर का घर कच्चा रह जाएगा। समाज देश की नींव है, उस नींव को मजबूत करना है, और आपके जैसे संस्थाओं को हम मजबूत करना है, और इकट्ठा करके हमें यह अभियान आगे बढ़ाना है। कुछ और बातें आपसे कहना चाहूंगा। हमारी सोच क्या है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना टेक्नोलॉजी के जो चुनौतियां जिनका हम सामना कर रहे हैं, उनका हम सामना नहीं कर पाएंगे। हमारी अगले 20-25 साल की सोच यह है, पहली सोच तो यह है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएं फाइबर ऑप्टिक्स द्वारा कि 2,50,000 ग्राम पंचायत को हम फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ दें। और हमने एक अभियान तो हमने शुरू करके उसका खत्म भी होने वाला है कि जो हमारे देश में लगभग 604 यूनिवर्सिटियां हैं और लगभग 35,000 कॉलेजेस हैं। तो हमने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क द्वारा सभी कॉलेजेस को उस नेटवर्क से जोड़ दिया है। अगले 3-4 महीने में यह खत्म हो जाएगा। और उसका मायना यह है कि एक बच्चा अगर किसी संस्था में महाराष्ट्र में पढ़ता है और उसको आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर से एक लेक्चर लेना है, तो वो महाराष्ट्र में अपनी क्लास में बैठे बैठे वो लेक्चर ले सकता है। अभी मैं हाल ही में 2-3 दिन पहले मैं जालंधर में था, और जालंधर में एक एनआईटी है। वहां मैं जब गया तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि वो एनआईटी नेशनल नॉलेज नेटवर्क में शामिल थी। तो बैठे बैठे हम कई संस्थाओं के अध्यापकों से बात कर रहे थे। असलियत तो यह है कि हमारे देश में 22 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। 13 लाख स्कूल हैं, जैसे आपने कहा, 55 लाख अध्यापक हैं और 6 लाख की कमी है। अब हमारे देश में जो 18 और 23 साल की उम्र के बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे उस उम्र के हैं तो केवल 17 बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं।
83 बच्चे यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं पाते। जो हमारा ग्लोबल एवरेज है वो 27 है, 100 में से 27। हमारे देश में वो संख्या 17 है। और जो डेवलप्ड देश हैं, और मैं तो समझता हूं कि जो डेवलप्ड देश और डेवलपिंग देश में अंतर ही ये है। अंतर ये नहीं है कि उनकी $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमारी 1.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अंतर ये नहीं है कि उनका पर कैपिटा इनकम $50,000 है, हमारा पर कैपिटा इनकम कुछ भी नहीं है, $1,200 है। अंतर इसका है कि 100 बच्चों में से उस उम्र के डेवलप्ड देश में लगभग 60 से 70 यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और इस देश में केवल 17 पहुंचते हैं। और क्यों अंतर है ये? क्यों वो धनी देश हैं, धनी इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्यों डेवलप्ड देश हैं? क्योंकि जो असली इनोवेशन पैदा होती है वो यूनिवर्सिटीज में पैदा होती है। नए आइडियाज यूनिवर्सिटीज में पैदा होते हैं। अब जब नए आइडियाज यूनिवर्सिटी में पैदा होते हैं तो फिर उद्योगपति वहां जाकर उन आइडियाज को अपनाते हैं, उनके पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट बनाने के बाद उनका ट्रायल रन करते हैं, फिर वो जो सक्सेसफुल हो जाए उनकी वस्तुएं बनाते हैं और फिर व्यापार करते हैं। बिना आइडिया के व्यापार हो नहीं सकता। अगर वो यूनिवर्सिटी सिस्टम ना रहे तो व्यापार भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें इतने लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में होना चाहिए कि हमारा क्रिटिकल मास हो जिसके द्वारा वो आइडियाज बने ताकि व्यापार को भी फायदा हो। तो हमने ये संकल्प लिया कि 2020 तक ये संख्या जो 17% की है, मैंने संकल्प लिया इसको हम 30% करके दिखाएंगे। इस समय हमारे लगभग 17 मिलियन लोग यूनिवर्सिटी, बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो संख्या बढ़कर 2020 में अगर ये मैं कर सका तो संख्या बढ़कर 40 मिलियन हो जाएगी। तो अगर 6,604 यूनिवर्सिटीज 17 मिलियन के लिए हैं और 40 मिलियन बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें 800-900 यूनिवर्सिटीज 10 साल में बनानी पड़ेगी। कहां से बनाएंगे? अगर 35,000 कॉलेजेस हैं जो 17 मिलियन के लिए हैं और जब वो 40-45 मिलियन हो जाएंगे तो हमें 50,000 कॉलेजेस और बनाने पड़ेंगे। सरकार तो बना नहीं सकती। तभी मैंने कहा कि चुनौतियों का सामना समाज करेगी, सरकार नहीं कर सकती। तो हमें वो कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, वो यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी और नई सोच के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी लाना पड़ेगा। और वो एक सामाजिक काम होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा समाज नहीं है आपके जैसा जो ये काम कर सके। आप जैन समाज को देखिए, लगता है कि मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं जैन समाज के साथ है, नाम भी थोड़ा मिलता जुलता है। सबसे शिक्षित बच्चियां जैन समाज की हैं। अगर उनकी संख्या, हमारी जैन समाज की संख्या 2% है तो जीडीपी में उनका हिस्सा 50% है। 2% से भी कम है, 2% है, 0.5% है। उनका जो योगदान है वो 50% है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मूल शिक्षा के आधार हैं ये जैनिज्म में ऑलरेडी हैं, उसको हमें आगे ले जाना है। और ये हमें देश में नहीं विदेश में भी सब अपनाने होंगे। इसी के साथ विदेश और देश हमारा आगे बढ़ सकता है। तो ये चुनौती हमारे बड़े सामने है। और लेकिन उसके लिए इतनी संस्थाएं बनाना कोई आसान काम नहीं। हमें नए नए तरीके सोचने होंगे। तो जब मैंने नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात की और फाइबर ऑप्टिक्स की बात की, तो मेरा सपना यह है कि अगर अध्यापकों की कमी है तो एक अध्यापक आईआईटी में बैठा हुआ और एक मैथ्स का टीचर जो सबसे अच्छा टीचर है, सारे देश के बच्चों को मैथ्स का लेसन वाया फाइबर ऑप्टिक्स दे सकता हूं। यह मेरा सपना है।
और ये मेरा ये भी सपना है कि जो कंधे पे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल बैग लेकर जाते हैं, मुझे खुद देख के दुख होता है। ऐसा दिन आएगा 5 से 7 सालों में, मैं वादा करता हूं कि आकाश के अंदर सारी टेक्स्ट बुक होंगी, बच्चा आकाश लेकर स्कूल जाएगा, स्कूल बैग लेकर स्कूल नहीं जाएगा। यह भी मेरी सोच है कि आने वाले दिनों में जब फाइबर ऑप्टिक्स द्वारा 2,50,000 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो वो बच्चा अपने घर में बैठ के सबक ले सकता है। कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, आपकी सारी डिवाइसेस कन्वर्ज करेंगी, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टेलीविजन सेट हो, कुछ भी हो, सभी कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा बच्चा घर में बैठ के सैटेलाइट के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा मैथ्स का सबक सीख सकता है, हिस्ट्री का सबक सीख सकता है, कोई भी सबक सीख सकता है। आने वाले दिनों में इसकी जरूरत है और हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। अब हमारी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक टेक्नोलॉजी द्वारा होती हैं, लेकिन एक हैकर आकर उस टेक्नोलॉजी के द्वारा सरकार के बैंक अकाउंट को इधर से उधर कर दे, तो वो भी एक भूकंप हो जाएगा। यह भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो नई सोच के साथ आगे बढ़े, प्रेरणा संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति से ले, गांधी जी के सोच से ले, और उन ख्यालात के साथ फिर 21वीं सदी को अपनाएं। तब भारत का, मैं समझता हूं, भविष्य ठीक रहेगा। और मूल बात जो हमें सबको अपनानी होगी वो है अहिंसा। हिंसा का उपयोग ना करें। आजकल में बड़े बड़े नेता तो नहीं कह सकता, कुछ ऐसे लोग समाज में जो हैं जो हमेशा बात ही हिंसा की करते हैं और डायलॉग करना पड़ता है हमें, और डायलॉग सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये भी चाहता हूं कि राजनीति में भी एक किस्म का बदलाव आना चाहिए। अगर कोई मतभेद है तो बातचीत से ही उसका सुधार होना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आज आपके सामने इतना ही कहूंगा कि हम उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो बिना मतभेद के हो, बिना हिंसा के हो, और उस सोच के साथ अपनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अहिंसा एक सोच है, एक तरीका है जिंदगी बिताने का, जो हम अपनी रोज की जिंदगी में नहीं अपनाते, और उस सोच के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। आपने मूल्यवर्धन की बात की, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसको, अभियान को भी आप आगे बढ़ाइए। किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है उस पर भी बातचीत हो सकती है। आपने पहले भी मेरे साथ इसके बारे में बात की, और हमारी जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एससीईआरटी हो, उसके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। और एक बार, और मैं धर्म के लोगों से, क्योंकि धर्माधिकारी आप बैठे हुए हैं, उसके बारे में बात करूंगा कि धर्म का भी एक दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के लोग ऐसी ऐसी संस्थाओं में बैठे हुए हैं जहां अपने एजेंडे को आगे करने की बात करते हैं। एजेंडा होना चाहिए गॉडलीनेस, एजेंडा होना चाहिए कि समाज को इकट्ठा करना, लेकिन धर्म के लोग आज समाज में दीवार पैदा खड़ा करते हैं अपनी भूमिका बनाने के लिए। वो किसी भी धर्म का अगर असली अर्थ देखो तो सभी जानते हैं कि असली हर धर्म का एक ही है, सत्य और अहिंसा। ये तो पुराना चला आया हुआ है। धर्माधिकारी जी ने शुरुआत में संविधान की बात की और कहा कि हमारी संस्कृति संविधान
से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मालूम नहीं इसके चलाने वाले कौन होंगे। आज अगर वो जिंदा होते तो उन्हें मालूम हो जाता है इसके चलाने वाले कौन हैं, और अगर वो जिंदा होते तो उनको दुख होता कि इतना अच्छा संविधान दिया था मैंने, आप लोगों ने उसको चलाया कैसे। संविधान को बदलने की बात लोग करते हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं। यह नहीं कि अपने आप को बदलें, लेकिन संविधान को बदलेंगे। जैसे कि संविधान के बदलने से वो नैतिकता आ जाएगी। अपने आप को बदलो, मन से पूछो कि आप हो कौन और किस तरह से आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। कोई कहता है कि मुझे इतना पानी मिलना चाहिए, कोई कहता है इस डैम की हाइट इतनी होनी चाहिए, कोई कहता है कि आप मुझे और पैसा दो, सरकार का इतना हिस्सा होना चाहिए। कोई कहता है कि अगर मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। ऐसे देश थोड़ी ना आगे चल सकता है। तो ये जो राजनीति का ढांचा है, इसमें भी बदलाव आना चाहिए, लेकिन ये बदलाव राजनीति के लोग नहीं कर पाएंगे, ये बदलाव आप जैसे लोग कर पाएंगे। समाज में जागरूकता होगी तो बदलाव आएगा, और बदलाव, एज यू नो, इज द ओनली कांस्टेंट। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। That change must come. That change has to come. And if it doesn't come, then we will make sure that with people like you, we change the future of India. Thank you very much.